नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं कि सिंध प्रांत में क्या हुआ है। कराची में जो जलसा हुआ था, उस जलसे में किस तरह के भाषण दिए गए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो नए 11 विपक्षी दलों के संगठन की तरफ से, और उसके बाद रात को, बल्कि कहना चाहिए कि अगली सुबह करीब 4:30 बजे किस तरह मरियम नवाज के पति को होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ करके गिरफ्तार किया गया। बहुत मामूली सी धाराएं थी उन पर, बहुत मामूली सा मामला था कि उन्होंने जिन्ना की मजार पर एक नारा लगाया था कि वोट को इज्जत दो। यानी सेना को एक तरीके से उन्होंने वोट खोर बताया था इनडायरेक्ट वे में, कि इमरान खान को सेना ने वोट की बेईमानी करके या मतगणना में बेईमानी करके सत्तारूढ़ किया है। और उसके बाद जिस तरीके से सिंध के आईजी को उनके घर से रेंजर्स ने उठाया, जबरन सफदर के खिलाफ और मरियम के खिलाफ और 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए बाध्य करने की कोशिश की, और उसके बाद जो वहां एक तरीके से सिविल वार की सिचुएशन आ गई, पुलिस विभाग ने विद्रोह कर दिया सेना के खिलाफ और इमरान सरकार के खिलाफ। सिंध प्रांत में पीपीपी की सरकार है, यानी बिलावल भुट्टो की सरकार है, उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के निमंत्रण पर कराची जलसे के लिए मरियम वहां पहुंची थी। ऐसे में बिलावल ने कहा कि जो घटना हुई है कि सुबह 4 बजे किसी का दरवाजा तोड़ करके, सोती हुई महिला का दरवाजा तोड़ करके वहां से उसके पति को अरेस्ट किया जाए, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और पूरा पाकिस्तान शर्मिंदा है। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रभात कुमार राय जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया जनाब, धन्यवाद। ये कराची और सिंध में जो कुछ हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, दोबारा जो है सेना के चरित्र को उजागर करता है। जो उसका रूलिंग कैरेक्टर है, भले ही वो पिछली बार भी जब बात हुई थी तब भी ये बात आई थी कि सेना ही असली मालिक है पाकिस्तान की, सेना ही असली राज सत्ता है पाकिस्तान की। ये फिर सिद्ध हो गया एक बार। जियाउल हक के वक्त में ये हुआ करता था आमतौर पर कि जबकि इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जाती थी, 9 वर्ष का उनका डिक्टेटोरियल रिजीम रहा जनरल जियाउल हक का, उस वक्त ये सब होता था कि किसी को भी आप एबडक्ट कर लीजिए, किसी को भी एनकाउंटर कर दीजिए, किसी को भी आप गोली मार दीजिए, किसी को भी आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर दीजिए। ये एकदम नेकेड दौर था जियाउल हक का। ये दौर हालांकि पाकिस्तान में कभी खत्म नहीं हुआ पूरी तरह से। बलोचिस्तान में खासतौर से इस तरह का आज भी वातावरण है, लेकिन सिंध में जो हो रहा है, सिंध में एक दौर में पहले भी हुआ है जबकि मुहाजिरों का बड़ा जबरदस्त एक मूवमेंट था, एक विद्रोही तेवर थे मुहाजिरों के। अब तो मुहाजिर वहां पर सत्ता में है, इमरान खान के साथ उनकी पार्टी वो शेयर कर रही है पावर को। और सिंध के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जो है वो पीपुल्स पार्टी के हैं, वो नवाज की पार्टी के नहीं है। तो सिंध के अंदर जो राज सत्ता है अभी भी पीपुल्स पार्टी के पास किसी हद तक है, लेकिन वो एक प्रांतीय राज सत्ता है। जो केंद्रीय राज सत्ता है वो पूरी तरह से इमरान खान के पास है और इमरान खान एक पपेट है। तो सिंध में जब ये पिछली बार जब कुछ बवाल हुआ था, थोड़ा सा होता ही रहता है वहां पर, तो बहुत ज्यादा विद्रोह की स्थिति सिंध में बार बार आती है। तो रेंजर्स को भेजा गया था रावलपिंडी द्वारा। रेंजर जो है बेसिकली वो मिलिट्री पुलिस की तरह ऑपरेट करते हैं, वो पार्ट ऑफ द पुलिस है, लेकिन वो नाम की पुलिस है, असल में वो मिलिट्री लोग हैं, फौजी लोग हैं, फौजी दस्ते ही हैं वो, और उनके अलग थाने भी हैं, बट दे फंक्शंस लाइक पुलिस। दूसरा क्या है, आईएसआई जो है, जो इंटर स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की, वो भी फौज के अंडर में काम करती है। उसके आजकल जो जनरल फैज हैं उसके सरबराह, उसके जो चीफ हैं, और वो भारत की तरह नहीं है कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो सिविल अथॉरिटीज के अंडर में काम करती हैं, होम मिनिस्टर के अंडर में काम करती हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करती हैं। पिछली बार रजा शाह गिलानी के वक्त में कोशिश हुई थी कि जो है आईएसआई को प्राइम मिनिस्टर के अंडर में लाया जाए,
लेकिन जैसा सभी जानते हैं कि वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी रहा हो, वो फौज का मुकाबला नहीं कर पाता। अगर करने की कोशिश करता है तो उसको खूंटी पे टांग दिया जाता है। वो इतिहास की वस्तु बन जाता है और उसको इतिहास के कूड़ेदान में सेना फेंक देती है। ये बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ है, जिसने भी कोशिश की है फौज की हुकूमत को, फौज की सत्ता को चैलेंज करने की। अगर फौज की सत्ता, वो दो पैरेलल पावर्स काम करती है जिसमें फौज ऊपर है। यहाँ भी है, ये सिंध के अंदर जो रेंजर्स हैं वो भेजे गए थे पिछले वर्ष। हालांकि रेंजर्स के थाने पहले भी थे, लेकिन बड़े पैमाने भेजे गए, कमांडर वहां पर रहा और उसी ने ये कारनामा अंजाम दिया है कि सुबह सुबह उन्होंने 4 बजे जो है मरियम नवाज का वो होटल का दरवाजा तोड़ा और उनके पति सफदर मियाँ को, जो कैप्टन है, फौज के कैप्टन रहे, वो भी रिटायर्ड कैप्टन है, वो उन्होंने शॉर्ट सर्विस के बाद रिटायरमेंट ले लिया था, उनको गिरफ्तार करके ब्रिगेड थाने लाया गया। ये ब्रिगेड थाना जो है रेंजर्स का थाना है कराची के अंदर, उसको ब्रिगेड थाना कहते हैं। वो ब्रिगेडियर के नाम से है क्योंकि ब्रिगेडियर के अंडर ही कैंट है वहां पर, तो दैट इज कॉल्ड ब्रिगेड पुलिस स्टेशन। तो ब्रिगेड पुलिस स्टेशन में लाया गया और उनको बिठाया गया और आईजी को किडनैप किया गया। जो मुश्ताक मेयर वहां के आईजी हैं सिंध के, उनका अपहरण किया गया। रेंजर द्वारा उनको एक बख्तरबंद गाड़ी के अंदर डाला गया और उनको ब्रिगेड थाने लाया गया और उनको मजबूर किया गया कि वो एक रिपोर्ट वहां तो दर्ज हुई, रेंजर्स ने तो दर्ज की, लेकिन सिविल में भी, सिविल पुलिस के अंदर जो कराची पुलिस है वो भी रिपोर्ट दर्ज करे। ये वाकया हुआ। इस वाकये की खबर जब पूरे लोगों को लगी, खासतौर से पीपुल्स पार्टी के लोगों को लगी, जिनकी निमंत्रण पर मरियम वहां आई थी कराची में, और वहां पर उन्होंने 11 जो पार्टी है उनका एक मुहाज चल रहा है डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, उसके अंदर उन्होंने जबरदस्त तकरीर की थी। बड़ी इमोशनल तकरीर थी, लोगों ने सुनी है वो तकरीर, इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया है उसको। और बिलावल भुट्टो भी शायद पहली बार इस तरह से बहुत बड़े इमोशनल हुए। जो हम समझते थे कि भाई बिलावल भुट्टो तो अभी उस मकाम पे नहीं पहुंचे हैं जहां पर कभी उनके दादा और उनकी माँ थी, लेकिन इस बार बिलावल ने जो तेवर अपनाए हैं, उससे लगता है कि उनके अंदर वो बेनजीर के ही बेटे हैं, वो तेवर उनके अंदर है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सेना को चुनौती दी है जबरदस्त ढंग से, जिस तरह से वो चीफ मिनिस्टर के साथ, मुराद अली के साथ, जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके घर मिलने गए, और बाजवा ने जिस तरह से उनको अपील करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि आपने अभी बहुत बढ़िया बात की कि दैट वाज द सिचुएशन ऑफ द सिविल वॉर इन सिंध। फौज और पुलिस आमने सामने थी, युद्ध के मैदान में थी, मैदान जंग में थी, और कभी भी उनके भी जबरदस्त फायरिंग भी हो सकती थी, गोलियां भी चल सकती थी। क्योंकि आईजी ने, मुश्ताक मेहर ने 2 महीने की छुट्टी मांगी और ये सिलसिला नीचे तक गया। इंस्पेक्टर्स तक ने कहा साहब हमको 2 महीने के लिए छुट्टी दीजिए था। होल ऑफ द सिंध डिपार्टमेंट वाज ऑन रिबेल, ऑन द वर्ज ऑफ रिबेल। तो अब इससे घबरा गए बाजवा साहब, क्योंकि ये ऑर्डर जो है रावलपिंडी से आए थे, इस बात की भी तस्दीक हो चुकी है। ये फौजी ऑर्डर थे जो क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है कमांडर की, लोकल कमांडर की, जो सिंध में तैनात कमांडर है उसका तो कोई बहुत बड़ा ओहदा भी नहीं होता, वो तो ब्रिगेडियर रैंक का होता है, आप जानते हैं। ब्रिगेडियर की इतनी औकात नहीं है कि वो सीधे जो है इतने बड़े लीडर्स पर, खासतौर से मरियम का जो इस समय लेवल है, आप जानते हैं कितनी बड़ी पार्टी की वो इस समय उपाध्यक्ष हैं, और उनके जो है शौहर को इस तरह से गिरफ्तार करें पूरे अपमान पूर्वक और लाएं ब्रिगेड थाने में। तो इसका जो रिएक्शन हुआ वो बड़ा जबरदस्त था। खास तौर से बिलावल भुट्टो ने जो तेवर दिखाए पीपुल्स पार्टी के लोगों ने, वो जबरदस्त थे। उससे शायद लगता है सेना इस बार काफी घबरा गई और उन्होंने ऑर्डर किए हैं बाजवा साहब ने कि 10 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट जो है कमांडर के बारे में, किस तरह, क्यों उसने इस तरह का बिहेव किया। एक जरा सी बात पर आपने उल्लेख भी किया है, एक जरा सा छोटी सी एक धारा है कि उन्होंने जिन्ना के मदार पर जाकर जो नारा बुलंद किया, वो दरअसल नारा इसलिए खतरनाक बन गया, मैं आपको बताऊं, वो छोटा नारा जरूर लगता है, छोटी रिपोर्ट जरूर लगती है, लेकिन कभी कभी कोई स्लोगन जो है वो इतिहास बना देता है। ये नारा नवाज शरीफ की पार्टी के अंदर, खासतौर से जो मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसके अंदर एक तरह का एक रिबेल स्लोगन बन गया। पूरे के पूरे पंजाब प्रांत में, जहाँ की नवाज शरीफ का बहुत ज्यादा प्रभाव है, मुस्लिम लीग की आप जानते हैं ताकत सबसे ज्यादा पंजाब प्रांत में है,
पंजाब प्रांत के अलावा उनके और जगह भी हैं, सिंध में भी उनकी थोड़ी शक्ति है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो लोग पंजाब में है। और थोड़ा ये कराची, और प्रभात जी, प्रभात जी, कराची जलसे की अगर बात करें तो इमरान खान सरकार की जो विफलता है, आर्थिक मोर्चे पर भी, राजनीतिक मोर्चे पर भी, जी सामाजिक मोर्चे पर भी, इसके जी अलावा महंगाई जो है वो सिर चढ़ करके बोल रही है, जो आम जरूरत की चीजें हैं वो लोगों की अप्रोच से बाहर होती जा रही हैं, बेरोजगारी मुद्दा है ही, इसके अलावा कोरोना वायरस वाला मामला भी कोई छोटा मोटा नहीं है। वहाँ उतनी टेस्टिंग ही नहीं हो रही है जितनी कि भारत में या दूसरी कंट्रीज में हो रही है। और ये भी कहा गया कराची जलसे में कि जो सशस्त्र बल हैं उनको राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए। ये भी कहा गया कि लोगों को गायब किया जा रहा है, किसी को भी आतंकवादी बता करके मार डाला जाता है। और जलसे में जो और खास तौर से मुद्दे उठाए गए, उसमें ये कहा गया कि सेना को और सुरक्षा बलों को दमन और जो मनमानी की नीति है वो छोड़नी होगी, सभी नागरिकों को समान अधिकार देने होंगे। ये ऐसे मुद्दे हैं जो आज जनमानस के बीच से निकल करके आ रहे हैं, वहां का जनमानस ये महसूस करने लगा है। अलग अलग प्रांतों की बात करें, आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया है, तो वहां किस तरीके का दमनकारी नीति अपनाई गई है सेना के द्वारा, ये हमसे किसी से छिपी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि सेना और इमरान खान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, और जिस तरीके से उस जलसे में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी है, उससे भी कहीं ना कहीं ये लोग अंदर से हिल गए हैं। इसलिए अब ये दमन पर उतर आए हैं, इसीलिए ये सब कार्रवाई की गई। देखिए, बात यह है कि देखिए इमरान खान जो हैं वो ऐसे किरदार हैं जो कि जिनका अपना वजूद बहुत कम है। बहुत उनका अपना राजनीतिक वजूद जो है, उनका जो राजनीतिक अस्तित्व है वो बहुत बहुत ही कमजोर सियासतदान है। क्रिकेटर थे पहले, और धांधली की गई, भारी रिगिंग हुई वहां के इलेक्शंस में, यही बात सफदर ने उठाई है, जो कि पॉपुलर एक स्लोगन बन गया, क्योंकि सच्चाई है इसमें। तो बौखलाहट का तो कारण यह है कि देखिए पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो एकदम ध्वस्त हो चुकी है। अभी थोड़ा बहुत जो है पुराना पुराना उनका जो अस्तित्व है वो इसलिए बचा हुआ है क्योंकि थोड़ा अमेरिका भी अभी पूरी तरह से उनसे किनारा नहीं किया है और चीन उनको मदद कर रहा है। अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं, और महंगाई की बात और रोजगार की बात, वो बातें तो और मुल्कों में भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में है, हमारे और एशिया के मुल्क भी उससे बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान एक आइसोलेटेड कंट्री है, एक अलग थलग पड़ा मुल्क है। ये वहां का आवाम समझ रहा है कि सारी दुनिया उनकी दुश्मन बन गई है टेररिज्म की वजह से। और उस टेररिज्म को, इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली वो मिलिट्री है, और वो हुकूमत है जो पपेट की तरह काम करती रही है, जिन्होंने कोई भी निर्णायक कदम जो है आतंकवादियों के विरुद्ध नहीं उठाया है। तो बौखलाहट का तो सबसे बड़ा कारण यह या घबरा जाने का, देखिए ये इस मुद्दे पर भी सफदर कोई बहुत बड़े किरदार नहीं है, मरियम बड़ी लीडर हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर नवाज की हुकूमत रही, और इनकी पार्टी 2 बार 3 बार जो है, बल्कि यही संस्थापक पार्टी है। समझिए कि पाकिस्तान की जो बुनियाद पड़ी है मुस्लिम लीग ही उसकी सबसे बड़ी पार्टी थी। मोहम्मद अली जिना, लियाकत अली वगैरह और जो बड़े लीडर हैं वो मुस्लिम लीग के ही थे। तो मुस्लिम लीग का अपना एक बड़ा अस्तित्व है, और उसके एक बड़ी लीडर के शौहर को गिरफ्तारी करने से जो पूरा का पूरा माहौल गरमाया है। और मुद्दे तो हैं, प्रांतीय नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये दौर सिर्फ जो था, बीच में दौर समाप्त हो गया था नवाज के वक्त में, कि किसी का किडनैपिंग कीजिए, किसी का एनकाउंटर कर दीजिए, हैं बेवजह किसी को उठा ले जाइए, कोई वारंट की जरूरत नहीं है, ये रेंजर्स करते थे। ये रेंजर्स का ये पूरा का पूरा जो मामला था ये काफी शांत हो गया था। ये दोबारा जब इमरान आए हैं, बीच में और लोग भी प्राइम मिनिस्टर रहे, पीपुल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर रहा है ना, और हमारे जो है मुस्लिम लीग के प्राइम मिनिस्टर रहे। ये दोनों शक्तिशाली पार्टियां हैं,
इस वक्त रेंजर्स का जो आतंक था, फौज का जो आतंक था, जो नागरिकों पर बरसता था जियाउल हक के वक्त में, वो दौर दोबारा लौटा है। इसका मतलब ये है कि अब सीधे सीधे रेंजर्स सीधे सीधे पुलिस का काम करना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस तो इस तरह से नहीं माँ की जो है काम करती है, बल्कि बहुत बात मरियम ने कही, उन्होंने याद दिलाई है जिना की, जिना के एक स्टेटमेंट की। इसी दौरान उनका बड़ा बढ़िया तकरीर आया है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट भी आया, ट्वीट भी किया उन्होंने उसको। उन्होंने कहा है कि देखिए, किसी भी सिविलियन अथॉरिटीज को, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं साधारण भाषा में, उनको किसी दबाव में राजनीतिक काम नहीं करना चाहिए, उन्हें संविधान के अंतर्गत काम करना चाहिए। ये बात जिना की एक बड़ी तकरीर है, बड़ी मशहूर तकरीर है। खुद एक बड़े वो सियासतदान भी थे, बहुत बड़े वकील भी थे, वो उसने याद दिलाई है। हालांकि ये बात पाकिस्तान के संदर्भ में बेमानी है, क्योंकि वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं किस तरह से वो पपेट बन गए हैं सियासतदानों के, और किस तरह से जो मिलिट्री आती है तो पपेट बन जाते हैं। वही संविधान तो एक दिखावा है, वहां पर सब जानते हैं। संविधान, अगर लेकिन संविधान का एहतराम होता ले, तो फिर ये भला ये पपेट प्राइम मिनिस्टर बनता। लेकिन सोती हुई किसी महिला के कमरे का दरवाजा तोड़ करके सुबह 4 बजे कोई घुसे, और ऐसी कोई इमरजेंसी भी नहीं थी, ऐसा कोई बड़ा आरोप भी नहीं था, उसके पति को उठाए। मतलब जियाउल हक के टाइम में आप सही कह रहे हैं कि इस तरह के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता था, और इसीलिए वो उनका पूरा शासन जो है वो अलोकप्रिय भी हुआ। लेकिन एक पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष उनकी पार्टी की, एक लोकप्रिय नेता मरियम के दरवाजे को तोड़ा जाए सुबह 4 बजे, एक सोती हुई महिला का दरवाजा तोड़ा जाए, पूरे पाकिस्तान में और पश्चिम मीडिया में भी आप देखें तो एक नाराजगी का भाव देखा जा रहा है। पाकिस्तान में तो सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमारे प्रांत में ये हुआ है जहां उनकी सरकार है, उनके मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस घटना से शर्मिंदा हूं, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा हूं, क्योंकि मैंने मरियम को जलसे का आमंत्रण दिया था। तो ये जो घटना है, क्या ये अ, ताबूत की आखिरी कील साबित होगी क्या इमरान खान के लिए? देखिए, ऐसा है, फौज जो है वो इस वक्त इसलिए ऐसे कारनामे अंजाम दे रही है। जो कमांडर है वहां का, कराची का, जिसका हेडक्वार्टर कराची में ही है, वो सिंध का कमांडर है रेंजर्स का, जिसने ये कार्रवाई की है, जिसके ऑर्डर पर ये लोग घुसे हैं, वहां कड़ा तोड़ा है। ये इस कदर परेशान हो चुके हैं उस जलसे से, ये इस बात का सबूत है। इनको लगता है कि अब राज सत्ता इनके हाथ से निकल रही है, इसीलिए वो सिर्फ आतंकित करने की गरज से, इसके पीछे और मकसद कोई नहीं है। इसके पीछे ये है कि जो ये बड़े बड़े लीडर हैं इनको किस तरह टेरराइज किया जाए। लेकिन आप ये देखिए, इसका उल्टा मामला बना, उन्होंने जो चाहा था उसके विपरीत हुआ। एक वो दौर याद कीजिए, अच्छी तरह याद है, हम तो आपको भी याद होगा शायद वो दौर, ये जबकि ये जो पूरा का पूरा जो अयूब खां का दौर था, उसके अंदर उसके उसके अंतिम काल के जो भुट्टो के प्रदर्शन है, जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में जो प्रदर्शन हुए पूरे पाकिस्तान में, किस तरह से हिम्मत दिखाई है पाकिस्तानियों ने, किस तरह से मिलिट्री शासन का अंत किया है। वो मिलिट्री शासन भी लंबे दौर तक चला अयूब खां का, मुझे तो उसकी याद आ रही है इस वक्त। जियाउल हक का जो शासन समाप्त हुआ, वो दूसरे कारण से समाप्त हुआ। जियाउल हक का तो विमान कम्युनिस्टों ने उड़ा दिया था, आपको पता, अफगान कम्युनिस्टों ने बम लगा दिया था, नजीबुल्लाह के एजेंट्स ने, वो तो उससे मारे गए, उससे उनका शासन खत्म हुआ, सडन कोलैप्स ऑफ द जियाउल हक रिजीम। लेकिन अयूब खां का शासन ऐसे समाप्त हुआ, उस बहादुर पाकिस्तानी जनता ने, जिसका हम बहुत एहतराम करते हैं, उन लोगों ने सड़कों पर निकलकर टैंकों पर चढ़ चढ़कर हमले किए, सेना के टैंकों पर चढ़ गए वो लोग। वो उसके बाद एस्टेब्लिश हुई डेमोक्रेसी थोड़े दिन के लिए, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो पावर में आए और उनका शासन चला। अयूब खां का शासन समझिए कि याहिया खां के दौर से ही समाप्त हो गया, तो उसके बाद याहिया खां गए थे, याहिया खां ने बांग्लादेश की लड़ाई हारी। तो ये पाकिस्तान के लोग बहुत बहादुर हैं,
बहुत बहुत ज्यादा जुझारू हैं। और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके अंदर और लोग भी बड़े जुझारू हैं, और देशों के लोग भी बहुत जुझारू हैं। थाईलैंड के भी लोग बहुत जुझारू हैं जिन्होंने सेना के शासन का अंत किया। बर्मा के लोग भी बहुत बहादुर हैं। पाकिस्तान के लोग भी बहुत बहादुर हैं। तो फौज जो है इस समय बेहद इसलिए घबरा गई है क्योंकि फौज जानती थी अगर फेयर इलेक्शन होंगे तो नवाज शरीफ पावर में आएंगे हर हालत में। नवाज शरीफ को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था और एक शहादत मिली उन्हें। तो ये पूरी तरह रिग किया गया इलेक्शन, पूरी तरह धांधली की गई और इसको सत्ता में बिठाया गया इमरान खान को। तो वो जानते हैं कि लोग किसके साथ हैं, पब्लिक किसके साथ है, और उसको सशक्त नेतृत्व तो मिलता है। अगर जैसा कि हम नजर आने लगा है कि मरियम बी का जो तेवर है, जो बिलावल भुट्टो का तेवर है, वो भी शायद अपने अपने जो लीडर हैं, उनके जो पिता हैं, बिलावल की माँ और मरियम के पिता नवाज बेहद बहादुर व्यक्ति रहे 2 बार, इसलिए उनको सेना ने उनका तख्ता उल्टा। उनका एक बड़ा बड़ा भारी चरित्र बन चुका था। खुद मुशर्रफ मजबूर हुए नकाब लगाकर जो है समझिए घुसपैठ होगा कि जिस तरह करगिल पर आक्रमण किया गया और कब्जा किया गया है, उसके बाद नवाज ने जब उनको हड़काया और डांटा तो उन्होंने उनका तख्ता उलट दिया। इसके बाद वो दोबारा रीइंस्टेट हुए, दोबारा पावर में आए। तो फौज अच्छी तरह जानती है कि लंबे वक्त तक उसकी हुकूमत पाकिस्तान में नहीं रहने वाली है। लोग अगर लेकिन जाग जाएंगे कुछ उसके बाद कुछ कुछ घटनाएं जो हैं प्रभात भाई पहली बार हुई हैं। जैसे किसी जानी मानी महिला के दरवाजे को सुबह 4 बजे तोड़ना, जैसे आईजी को अपहृत करना, बख्तरबंद गाड़ी में डाल करके ब्रिगेड का जो पुलिस थाना है वहां ले जाना। इसके अलावा जबरन उनसे एफआईआर दर्ज करवाना सफदर के खिलाफ, मरियम के खिलाफ, 200 लोगों के खिलाफ। और खुद बिलावल ने ये कहा है, ये भी पहली बार हुआ है, सीधे उन्होंने जनरल बाजवा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, आईएएस चीफ जनरल फैज को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। आमतौर पर जो पॉलिटिकल क्लास है वो सीधे सेना प्रमुख को ब्लेम नहीं करती है, इशारों में करती है। अब तक यही होता रहा है पाकिस्तान में। लेकिन बिलावल ने भी, मरियम ने भी जिस तरह का ये कहना चाहिए कि कदम उठाया है, सीधे जनरल बाजवा को कटघरे में खड़ा किया है, आईएसआई चीफ को कटघरे में खड़ा किया है। वो जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इन चीजों को। ठीक बात है। ये पहले भी दे चुके हैं। अयूब खान के समय में मैंने अभी जो आपको इतिहास बताया, इतिहास खुद को दोहरा रहा है पाकिस्तान में। जनरल अयूब खान से शक्तिशाली कोई जनरल वहां पर जो है नहीं रहा ताकतवर। जिस तरह से अयूब ने आबाद हुकूमत की, जिस तरह अमेरिका का उन्हें समर्थन भी था, सीधा 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 समर्थन था, जबरदस्त समर्थन था। उस समय ये पाकिस्तान जो था उस समय ही जो है सीटों का सदस्य बना, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो है ना, उस तरह पहली बार अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक मिलिट्री संधि की थी। इतनी शक्ति अमेरिका की उसके पीछे, तब भी लोगों ने उखाड़ फेंका। अयूब खान मजबूर हुए सत्ता छोड़ने के लिए। ये फिर वही दोहरा रहा है, क्योंकि जब इंतहा हो जाती है जुल्म की, तशद्दुद की, अत्याचार की, शोषण की, जो इस समय पाकिस्तान तो और बुरी स्थिति से गुजर रहा। उस वक्त तो अमेरिका था स्पून फीडिंग के लिए, अब कोई ऐसा देश नहीं है जो वहां की ध्वस्त होती हुई। अगर देखिए सौभाग्य से हमारे और दुनिया के, अभी अगर ये जैसे मलेशिया भागा है, इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैक लिस्टेड हो जाता, मान लीजिए ये आजकल मीटिंग चल रही है, तो आप समझिए कि फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। अभी तो ये जिंदा है, आईएमएफ के पैसे से, वर्ल्ड बैंक का पैसा भी मिला, अमेरिका भी नहीं दे पाएगा, मदद थोड़ी बहुत दे रहा है वो अफगान वार की वजह से। तो ये जो स्थितियां अयूब खान से बुरी हैं, अयूब खान के दौर से। उस समय इतनी खराब परिस्थितियां नहीं थी पाकिस्तान की आर्थिक। इस समय पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो परिस्थितियां इतिहास की सबसे बुरी परिस्थितियां हैं, सबसे बुरी परिस्थितियां हैं। तो कहने का मेरा सिर्फ मतलब ये है, मैं सिर्फ इतना आपसे दरियाफ्त करना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये दौर सबसे बुरा दौर है पाकिस्तान। और इस वक्त अगर सत्ता को मिलिट्री की उखाड़ फेंका गया, 1968 रिपीट कर दिया गया, इस समय अयूब खान को मजबूर हुए थे अयूब खान सत्ता छोड़ने के लिए, तो फिर एक सच्ची डेमोक्रेसी, एक अच्छी डेमोक्रेसी जिसकी कभी कल्पना
जुल्फिकार अली भुट्टो ने की थी, नवाज शरीफ ने की थी, या बेनजीर ने भी कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। किस तरह से उनको मारा गया, किस तरह से मिलिट्री ने उनको दबाया, फिर तो दोबारा हुकूमत कायम की। तो ये जो आईजी का अपहरण है, ये जो महिला को के रात को सुबह के समय दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार करने की जो साजिश है, जो कुछ भी वो षड्यंत्रकारी जितने भी हैं उनका पर्दाफाश हो रहा है, सारी दुनिया उनको कंडम कर रही है। हमारे यहाँ तो बल्कि कम कंडम किया जा रहा है। इंटरनेशनली जो जागृत देश है, और भी ज्यादा जागृत देश है, वहां तो बुरी तरह से ये एकदम बेनकाब हो चुके हैं पाकिस्तानी। तो मैं ये हालत सिर्फ कहना चाह हालत इतनी खराब हो चुकी है वहां की कि जो मीडिया में सूचनाएं आ रही हैं, करीब 15 लोग मरे हैं सेना और पुलिस के बीच। जो ये मुठभेड़ हुई है या गोलीबारी हुई है, और ये भी पहली बार हुआ है कि किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर को और उस पार्टी के चीफ को, यानी बिलावल भुट्टो को, और जो चीफ मिनिस्टर है मुराद अली शाह, उन दोनों को आईजी के घर जाना पड़ा हो, जी जी आईजी को समझाना पड़ा हो कि भाई आप छुट्टी मत लो, क्योंकि उनके छुट्टी के एप्लीकेशन के बाद इंस्पेक्टर लेवल तक, नीचे तक छुट्टियों के आवेदन की झड़ी लग गई थी। जी जी और स्थिति को बिगड़ता हुआ देख करके जनरल बाजवा को बिलावल भुट्टो से भी बात करनी पड़ी फोन पर, आईजी से भी बात करनी पड़ी, मुश्ताक मेहर साहब से, और उनको समझाना पड़ा। कोर कमांडर जो उनका है सिंध का, उसको आदेश दिए कि आप 10 दिन में इस पूरे मामले की जांच करिए और रिपोर्ट सौंपिए। खैर ये तो फेस सेविंग है, क्योंकि कोर कमांडर की इतनी औकात कहाँ कि वो रावलपिंडी से अगर आदेश ना हो तो वो कोई इस तरह की हरकत कर दे कि सुबह 4 बजे किसी सोती हुई महिला के कमरे का दरवाजा तोड़ करके घुस जाए। तो ये हरकतें तो रावलपिंडी के इशारे पर हुई है, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए, सिविल वार की सिचुएशन को टालने के लिए जनरल बाजवा अब सक्रिय हुए हैं। उन्होंने बिलावल से भी बात की है, आईजी से भी बात की है, पब्लिक को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्चुअल में रावलपिंडी का आदेश नहीं था, लोकल लेवल पर कुछ गुस्ताखियां हो गई हैं। कुछ इस तरह का मैसेज देने की कोशिश अब बाजवा कर रहे हैं, घबरा करके। ये घबराहट ही उनकी कमजोरी को दिखाती है। ये जो घबराहट है, ये लोग, उन्हें ये शायद रावलपिंडी को ये उम्मीद नहीं थी, जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, कि इस तरह से लोग जो है विद्रोह पर उतारू हो जाएंगे। वो ये समझ रहे थे कि नवाज शरीफ को ठिकाने लगाकर उन्होंने पूरी मुस्लिम लीग को ठिकाने लगा दिया है, ऐसा उनको वहम हो गया था, और वो इसको बहुत हल्के में ले गए। मिलिट्री ऑफिसर्स के अंदर दिमाग कितना होता है आपको मालूम है, और उतना ही दिमाग पाकिस्तानी फौज के लोगों के अंदर है। वो तो और भी बददिमाग लोग हैं, बददिमाग भी हैं, पूरी जो उनके पास दौलत है और जो उनके पास निरंतर सत्ता रही है, वो बिल्कुल एक तरह से पागलपन की स्थिति तक पहुंच गए हैं। एक पागल फौज ही इस तरह से इंटरनेशनल टेररिज्म को बढ़ावा दे सकती है। इस तरह का करेक्टर एक बावली फौज का ही हो सकता है, पागल फौज का ही हो सकता है, जो सारी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी है। आज जो है उनको ब्लैक लिस्टर करने जा रहे हैं दुनिया के लोग, कर सकते हैं, उम्मीद है, उम्मीद होनी चाहिए, आज नहीं तो कल होंगे। तो ऐसी फौज जो है वो बौखलाई है, बोराई हुई फौज है। या पाए बोराए जगवा खाए बोराए, और कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। ये दौलत जो पागलपन पैदा करती है, जो अपार दौलत है, बंदूक तो अपने आप में पागल करती है राज सत्ता। ये नशा चढ़ गया पाकिस्तानी फौज के, और पूरे विश्व का इतिहास बताता है, मुसोलिनी से हिटलर तक का, कि बड़े बड़े फौजी हुक्मरान जो हैं किस कदर धूल उन्होंने चाटी है इतिहास में। फ्रैंको, जनरल स्पेन, फ्रैंको ने सारी दुनिया को छकाया था, और क्या हर्ष हुआ। पुर्तगाल के जो जनरल थे, अभी बहुत पुरानी घटना नहीं, ये भी 68 के आसपास की घटनाएं हैं, जबकि जनरल अयूब मजबूर हुए थे सत्ता छोड़ने के लिए। उस वक्त पुर्तगाल का बहुत बड़ा जो जनरल था, जो हकीम कर रहा था, जिसने गोवा को भी हमारे जो है गुलाम बना के रखा था, हलाकू रहा है ना हिटलर रहा है, मुसोलिनी का ना वो लश्कर रहा है, नहीं जब रहा रूस का जार, बाकी कैसे रहेगा सलाजार। बाकी ये सलाजार था, जनरल सलाजार पुर्तगाल का, जिसको घुटने टेकने पड़े थे लोगों के विद्रोह के सामने। तो पाकिस्तान की चेतना हो सकता है पुर्तगाल जितनी ना हो सकता है कि उनकी चेतना स्पेन जितनी ना हो, लेकिन वो चेतना की तरफ बढ़ रहे हैं। वो पढ़े लिखे लोग हैं, एक बड़ा मध्य वर्ग वहां पर विद्यमान है,
वहाँ एक सशक्त जो है, मतलब किसानों का एक सशक्त आंदोलन रहा है सदा से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जो लोगों का किरदार है, जो आवाम की ताकत है, उसको अंडर एस्टिमेट कर रही है फौज। वो भूल गई अपने ही देश के इतिहास को। उसको ये समझना चाहिए। हालांकि जो गुरूर से पागल शख्स है वो समझता नहीं है जब तक उसका नाश नहीं हो जाता। पाकिस्तान का भी जब तक विनाश नहीं होगा, भले ही हो सकता है किसी को ये मेरी बात बुरी लगे, लेकिन पाकिस्तान अपने विनाश के कगार पर खड़ा है इस फौज की हुकूमत में। देखिए, बिलोच विद्रोह जो है 10 वर्ष से जारी है। सिंध में जबरदस्त विद्रोह की स्थिति आ चुकी है। पख्तूनिस्तान एक नहीं है, कई सारे प्रांत जो हैं विद्रोह की कगार पर खड़े हैं। यहाँ तो देखिए झड़प हुई, 15 लोग मारे गए। ये तो एक तरह का सिंबलिज्म है, सिर्फ संकेत है। अगर संकेत मिलिट्री नहीं समझेगी तो इनका हशबी बाजवा साहब का वही होगा जो जनरल अयूब खां का हुआ है, जो जनरल जियाउल हक का हुआ है। दो जनरल्स ने लंबे वक्त तक हुकूमत की है, करीब करीब 9 वर्ष हुकूमत। बहुत लंबे वक्त तक जनरल अयूब खान ने, समझिए 1958 से लेकर 1968 तक 10 वर्ष, और जियाउल हक ने 9 वर्ष। ये सीधी हुकूमतें नहीं, पत्ता नहीं खड़कता था इनके बिना। तो ये तो कराची बाजवा तो में कराची में जो कुछ हुआ है, जियाउल हक है। कराची में जो कुछ हुआ है, मरियम के साथ जो कुछ हुआ है, क्या इसको आप टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं पाकिस्तान की राजनीति में? और उल्टी गिनती शुरू हो सकती है इमरान खान की नहीं, भी और उल्टी सेना की भी? ओंकार भाई, उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती तो बलोचिस्तान से ही शुरू हो चुकी है। सिंध साथ में खड़ा हो गया, पख्तूनिस्तान साथ में खड़ा हो गया, तो इनका खात्मा होते देर नहीं लगेगी। देखिए, बलोचिस्तान जो है 40% वहां पर जो है लैंड है पाकिस्तान की, सारे मिनरल, सारी गैस, मतलब वो एक तरह की जन्नत है उद्योगों के लिए, लेकिन सबसे गुर्बत में है। तो बलोचिस्तान का जो विद्रोह ये बताता है, हालांकि बलोचिस्तान को भी गुलाम बनाया है, वो तो एक ब्रिटिश टाइम में भी आजाद मुल्क था, आपको पता है। ब्रिटिश हुकूमत ने भी उसको एक, वहां का जो खान बहादुर थे, जो शासक थे, वो एक कबीला है, बहुत बड़ा कबीला है बिलोच। हमारे यहाँ बिल्लोचपुरा, ये बागपत में, अभी आपने उसके दीदार किए होंगे, मैं तो कई बार गया हूँ बिल्लोचपुरा में। तो वहीं से आए हुए लोग हैं, अभी भी जुड़ गए उनसे। तो मेरा सिर्फ कहने का इतना इतना तात्पर्य है कि पाकिस्तान तो विनाश के कगार पर खुद अपने कर्मों से खड़ा है। कोई पहले भी पाकिस्तान को आधा अधूरा रह गया था अपने कर्मों से। 30 लाख लोग मारे थे इन्होंने वहां पर बांग्लादेश में। बाकी मिलिट्री ने सारे के सारे प्रोफेसर, सारे इंटेलेक्चुअल बूचर्ड इन ढाका, इनके हाथ हुआ, रोक पाए क्या? 1 लाख फौज ने सरेंडर किया। ये ना ये समझते थे ये लाखों बंगालियों को मारकर विद्रोह को दबा देंगे। ये बलूचिस्तान में भी यही समझते हैं, ये सिंध में भी यही समझते हैं कि थोड़े से लोगों को टेरराइज कर लेंगे हम। ये सिंध में सिर्फ सिंधी नहीं रहते, पठान भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, मुहाजिर भी रहते हैं। सिंध अब वो सिंध नहीं है जिसे बनियों का सिंध कहा जाता था कभी। सिंध के अंदर वो सिंधी जो, जिसने पाकिस्तान निर्माण की जो बुनियाद रखी थी, वो शख्स जो था गुलाम अली मुर्तजा, वो सबसे बड़ा विद्रोही बन गया था। इंदिरा गांधी से मिलने के लिए दिल्ली में आया था। इंदिरा गांधी ने 1983 में उसके साथ समझौता भी किया था। तो सिंध आज से नहीं है विद्रोह के कगार पर। उन्होंने कहा था सबसे बड़ा धोखा गया, सबसे बड़ी गलती हमारी ये थी कि हमने पाकिस्तान का निर्माण किया। ये गुलाम अली मुर्तजा का कहना था, जो ये अशोका होटल में ठहरे थे। मैं भी मिलने गया था उन दिनों में, पैट्रियट में काम करता था जब वो आए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो दौर है ये जबरदस्त दौर है, इसको हम टर्निंग पॉइंट मान लेना चाहिए हमें, क्योंकि ये रुकेगा नहीं। अब ये इस तरह की मिलिट्री की जो पपेट हुकूमतें हैं, ये ज्यादा लंबे वक्त तक जिंदा नहीं रहेंगे, और इनको रहना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वहां की चेतना जो है, जो आम चेतना है, जिसे आप जन चेतना भी कहते हैं, वो काफी शिखर पर है इस समय। और ये इस तरह के तेवर बिलाल के हमने तो देखे नहीं थे। मैं तो खुद को उसको एक कमजोर लीडर मान रहा था अभी तक, आज तक तो, कम से कम कल तक। लेकिन कल से मेरी दृष्टि एकदम बदल गई है बिलाल के प्रति। मैं मानता था अरे बिलाल भी ऐसे ही है, कोई ठीक है, जैसे शहजादे होते हैं, इनको भी राज सत्ता थाली में रखकर मिली है पार्टी, कोई इन्होंने संघर्ष तो किया नहीं है। लेकिन जिस तरह के तेवर उसने दिखा दिए हैं कल, जब से वो दिखा रहा है, जब से मुझे लगता है कि ठीक है शहजादा जरूर है, लेकिन म्यान से तलवार निकली तो सही शहजादे के, कम से कम एक जनरल कांपा तो सही उसकी तलवार देखकर। ये बहुत बड़ी घटना है मेरे हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा सबक मिलिट्री को सीखना चाहिए। अगर मिलिट्री में जरा से भी बुद्धि है, अपने अहंकार को त्याग कर उन्हें जनशक्ति को समझना चाहिए, और सारी दुनिया में मिलिट्री शासनों के पतन को भी समझना चाहिए। किस तरह से लोगों
लोगों के गुस्से के आगे वो लंबे लंबे शासन धराशायी हो गए, तानाशाहियों की। अभी मैंने कई नाम लिए, सालाजार का लिया, फ्रैंको का लिया, हिटलर का लिया, और ऑल मिलिट्री रिजिम्स। वो सिर्फ शक्ति के बल पर, सेना के बल पर शासन कर रहे थे। तो इसलिए सेना का शासन कोई स्थायी शासन नहीं होता, इट्स ए टेम्पररी फेज। जन शासन ही सच्चा शासन है। भारत इसीलिए 110 गुना श्रेष्ठ है पाकिस्तान से। कितनी भी कमी हम अपने देश में कहें कि यहाँ पर कम से कम मिलिट्री अपने बैरकों में से जब ही निकलती है जब उसको युद्ध के मैदान में जाना होता है। वो कभी नागरिकों को मारने के लिए नहीं निकलती, कभी कहीं नहीं निकली आज तक। बाकी तो रोज मार रही है नागरिकों को, रोज लोगों का कत्ल कर रही है। रोज 5 लाख लोगों को वहीं मार चुके नागरिकों को बलोचिस्तान में। वो कि फौज के लोग नहीं है, 50 लोग दर हो चुके हैं। यहीं पर मुहाजिरों को कितना मारा है। सबसे बड़े रिबेल्स थे मुहाजिर सिंध के अंदर। मैंने तो वो युद्ध देखा अपनी आंखों से, समझे साहब। जिस समय मुहाजिर और ये सब लोग बंदूकें लेके निकलते थे, अभी वो मुहाजिर रिबेल को उन्होंने शांत कर दिया है। वो आजकल डेमोक्रेटिक पूरी तरह से प्रोसेस में है। सिंध के जो मुहाजिर हैं वो भारत से ही गए हुए लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान बनाया था। आज वही सबसे ज्यादा पछता रहे हैं। उनसे बात करके तो देखिए, वो तो खून के आंसू रोते हैं कि हमारे बाप दादा क्या बेवकूफ थे जो जन्नत को छोड़कर यहाँ दोजख में आगे पाकिस्तान की। किसने नहीं मारा हमको? पंजाबियों ने उनको बेहद कत्ल किया उनका, क्योंकि पंजाबी हुकूमत करता है। पंजाब के जनरल, पंजाब की फौज, पंजाब के बड़े बड़े दौलतमंद लोग पूरी पाकिस्तान को गुलाम बनाए हुए हैं। सिंध को भी गुलाम बनाए, बलोचिस्तान को भी गुलाम बनाए, पख्तूनिस्तान को भी गुलाम बनाए। जितने भी प्रोविंसेस हैं, सबसे बड़ा प्रोविंस तो बलोचिस्तान ही है। शक्ति की दृष्टि से, संख्या दृष्टि कम है वहां पर थोड़ी, लेकिन कितना बड़ा भूभाग है, कितना बड़े, सबसे ज्यादा गुर्बत झेल रहे हैं। सब पाल, सारी दौलत पंजाब के लोगों के पास है। तो इस तरह का कोई भी अन्याय करेगा तो वो अन्याय ज्यादा लंबे वक्त तक उसका उम्र नहीं होती, किसी जुल्म की लंबी उम्र नहीं होती। जुल्म फिर जुल्म है, अंजाम से, आगाज से अंजाम तलक। ऐसे शोले के दबाओ तो दबाए ना बने, ऐसे नारे के मिटाओ ना मिटाए ना बने। तुमने जिस कत्ल को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा बाजार में निकला है, कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर। बड़ी प्रसिद्ध बहुत बहुत धन्यवाद लुधियानवी की, जिसको मुझे अचानक याद आ गई आपकी बातचीत से। तो बहुत बहुत ये धन्यवाद शोले बनकर प्रभात निकल भाई। रहे हैं नारे। आप जुड़े, धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया, आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सो धन्यवाद, मच। धन्यवाद।